नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को मैथ के एग्जाम में 100% लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। 18 फरवरी के दिन आपका पेपर है ना, और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरे को मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब दोस्तों आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो जो क्वेश्चन बताने वाले हैं ना, इसमें से अधिकतर संख्या में क्वेश्चन हूबहू पूछे जाने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से एक बार इस वीडियो को देख लो, हो सकता है कि आप 25 नंबर 20 नंबर इसी वीडियो से प्राप्त कर लो। तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिएगा। जैसे दोस्तों आपका पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का मान आपको बताना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको सामने दिखेगा तो आप लोग डरिएगा मत, इसका आंसर एक होगा, लेकिन कैसे एक होगा हम आपको बता देते हैं। देखिए बाबू, ये 10 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा। अगर दोनों को जोड़ने पर 90 मिल गया तो समझिएगा उसका आंसर एक मिल जाएगा, है ना। तो 10 और 80 मिलकर आंसर एक मिल जाएगा, और डॉट का मतलब होता है गुणा। फिर आप 15 को और 75 को जोड़िएगा तो ये भी 90 को मिल जाएगा, मतलब कि इसका भी मान एक मिलेगा। तो एक में अब गुणा करिएगा, एक मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप लोग बता सकते हो कि एक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूसरा नंबर, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। यानी कि कॉस थीटा का मान 30 है तो कॉस 30 रख दो, और कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2, यानी कि √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 3 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए यदि tan थीटा बराबर √3 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो एक काम करिए, सबसे पहले tan थीटा बराबर √3, tan कितना का मान होता है, तो √3 दोस्तों tan 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। तो tan से tan कट जाएगा, अब ये थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, थीटा का मान आपका मिल जाएगा 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, आराम से सेक थीटा का मान निकालेंगे। सेक थीटा का मान क्या निकालें, 60, तो यहाँ पर रख दीजिए 60। तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, तो सेक 60 का मान बाबू होता है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर वाला, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, सेक 11 डिग्री बटे में कौसेक 79 डिग्री। अभी हमने आपको बताया कि अगर इन दोनों को जोड़िएगा 90 मिल जाएगा तो इसका आंसर एक हो जाएगा। तो देखिए 11 को और 89 को जोड़ेंगे 90 मिलेगा, आंसर क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बाबू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, भुजा स्क्वायर। लेकिन बाबू ध्यान से देखो तो √3/4 भुजा का मान क्या दिया है, एक्स दिया है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4 एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दोस्तों एक वृत्त के ना 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक इधर से एक इधर से, मात्र 2 ही को समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों वृत्त के अंदर अगर कोई एक बिंदु दे दिया जाए, मान लेते हैं ओ, तो यहाँ से आप स्पर्श रेखा को वो खींच सकते हैं। तो बाबू अंदर से, वृत्त के अंदर से स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है, यानी कि 0 को स्पर्श रेखा मिलेगा, एकहू को नहीं मिलेगा। एकहू को नहीं मतलब कि 0 को, है ना, क्योंकि वृत्त के अंदर से आप स्पर्श रेखा नहीं ना खींच सकते हैं। वृत्त के बाहर आप वृत्त पर खींच सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप नहीं खींच सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर आपके पास कोई वृत्त है तो वृत्त पर, यानी कि वृत्त के ऊपर आप चाहो तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। तो वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों मात्र 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, तो यहाँ से आप वृत्त पर मात्र 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक A और एक B, यानी कि AP और AB दो ही खींच सकते हैं। और ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है,
10 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उस व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर जुड़िएगा, एग्जाम में मदद करेंगे और मदद कर भी रहे हैं, है ना। और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF वीडियो हम डाल रहे हैं जो कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सको, है ना। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, है ना। फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप है, पैसा वैसा नहीं लगता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ ज्वाइन कर लो जल्दी से आप लोग, ठीक है बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती है। ध्यान से सुनिए, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है तो एक दूसरे के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, समांतर होती है बाबू। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12 कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्तों से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा। मतलब ये कह रहा है कि दो वृत्त हैं और ये दोनों वृत्त एक दूसरे से एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, तो एक इधर से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक इधर से खींच सकते हैं, एक इधर से खींच सकते हैं। तो 3 वो स्पर्श रेखा आपको मिलेगा जो बाहर से छूते हुए मतलब कि जो दोनों वृत्त को बाहर से छुएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, 3 को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यदि दो वृत्त के परिधि का अनुपात ए और बी दिया है ना, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो कुछ मत करिए, ए का स्क्वायर कर दीजिए अनुपात बी का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप क्या हो जाएगा। पाई आर प्लस में 2r। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर दोस्तों, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r ऊंचाई h है तो आयतन क्या होगा। तो बाबू लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। मतलब कि 5 को विषम संख्याओं का माध्य निकालना है तो सबसे पहले 5 नीचे कर दीजिए और 5 को विषम संख्या कौन कौन है उसको जोड़ दीजिए। विषम संख्या पहले तो 1 हो जाएगा, फिर 1 के बाद से 3 हो जाएगा, 3 के बाद से 5 हो जाएगा, 5 के बाद से 7 हो जाएगा, 7 के बाद से 9 हो जाएगा। 5 को विषम संख्या लेकर जोड़ दो। अब देखो कितना में आंसर मिलता है, कितना मिल जाएगा। मिल जाएगा 9 दूना 18, 18 7 25 मिल जाएगा, 25/5 मिलेगा, कट जाएगा 5 बार में। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो 5 को पूर्ण संख्या, तो 5 नीचे दे दीजिए और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो एगो 0 ले लीजिए, एगो 1 ले लीजिए, एगो 2 ले लीजिए, एगो 3 ले लीजिए, एगो 4 ले लीजिए। 5 को लेना है, देख लो 4 तक हम जा रहे हैं तो 5 को हो जा रहा है, तो बस इतने ही रहने दो, 5 मत ले लेना नहीं तो गलती हो जाएगा। अब इनको जोड़ो तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 मिल जाएगा, 10/5 मिलेगा और 10/5 को हम भाग दे देंगे तो 2 बार में कट जाएगा और इसका आंसर मिल जाएगा बी नंबर 2 मिल जाएगा और यही आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो इस बार 3 को कहा है तो 3 हम नीचे ले लेंगे और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है तो 0 1 और 2 हो गया, 3 को बस इतना ही हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो ये 3/3 मिल जाएगा और 3/3 एक बार में कट जाएगा तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य, तो इस बार भी 3 को कहा है तो 3 को नीचे ले लेंगे और 3 को प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 और 3, बस हो गया, इतना ही ले रहा है, तीनों को लेना है। तो जोड़िएगा तो 1 2 3 को 3 को 3 को 6 को 6/3 मिल जाएगा और 3 दूने को 6, 2 बार में कट जाएगा तो आंसर मिल जाएगा सी नंबर आपका 2, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या है। तो 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या कितना होता है, 36 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, टोटल 36 मिलेगा। आप लोग याद रखना
20 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा सी नंबर 36 मिल जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो किसी भी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो अधिकतम मान आपका होता है 1। आपको याद रखना है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। किसी भी घटना का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है, आप लोग याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 6 के शून्य अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान तो सी बटे ए होता है। अब सी का मान दोस्तों क्या है, तो -6 है, और बाटा में ए का मान यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो -6 बटे 1 -6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा -6 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है असंभव घटना की प्रायिकता। तो असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 होता है। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रायिकता का क्या होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर आपका 24 का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 25 नंबर द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं। बाबू द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 ही को मूल हो सकता है, एक वो अल्फा एक वो बीटा। तो आप 2 पर टिक लगाइएगा, 2 हो सकते हैं, सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर एक द्विघात समीकरण का घात होगा। एक द्विघात समीकरण का घात प्लस में 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। एक द्विघात समीकरण का घात क्या होता है, प्लस में 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो दोस्तों भिन्न वास्तविक तब होता है जब डी का मान ग्रेटर देन 0 होता है। तो डी का मान हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0। और ये दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर में दिख रहा होगा, वही आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0 का मूलों का योग। मूलों का योग का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस में बी बटे ए। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस बी का मान दोस्तों यहाँ से आपको माइनस में बी मिल जाएगा, और ए का मान ऑलरेडी ए दिया है। तो माइनस माइनस प्लस में बी मिल जाएगा, बाटा में ए। तो आंसर मिलेगा प्लस में बी बटे ए। ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर है यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 AP में है तो p का मान क्या होगा। तो बीच वाला का दुगुना पहला तीसरा का जोगफल होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी 3 गो पद AP में होगा तो बीच वाला का दुगुना पहला तीसरा का जोगफल हो जाएगा। तो एक काम करिए, बीच में क्या है 2p + 1 है, तो इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, और बराबर में पहला क्या है p + 1 है, और तीसरा क्या है 4p - 1, इसको जोड़ दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 2 दूने के 4p और 2 एकम 2 बराबर में 1 और 1 माइनस प्लस कट जाएगा, तो p और 4p क्या हो जाएगा 5p हो जाएगा। तो 2 इधर ही रहने दीजिए, बराबर में 5p, और ये 4p इधर आके घट जाएगा, तो 2 बराबर में ये p मिल जाएगा। तो p का मान आपका मिलेगा केवल और केवल 2। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 3/2 1/2 माइनस में 1/2 माइनस में 3/2 का पदांतर। पदांतर का मतलब होता है डी। अगर कोई लड़का हमें डी का मान बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सर इसका आंसर ये होगा, और अगर उनका आंसर सही आता है तो इतना आप विश्वास ज़रूर रखिए कि स्टडी प्लस रंजन सर बोल रहे हैं, आपका पेपर सबसे इजी आएगा। और यकीन मानिए कि 100 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव 100% सही होगा। ये आप गारंटी लेकर चलिए, है ना, क्योंकि हमारा भविष्यवाणी कभी फेल नहीं जाता है। 100 में 50 आप सही करके आएंगे, चाहे कैसे भी करोगे तो करोगे, है ना। तो बस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ डी का मान कितना होगा।